क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा और बोरी के बीच घिसर्री नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान अमृतलाल पिता ओगनुपाचे 63 वर्ष ग्राम कटंगी थाना ग्रामीण निवासी के नाम से की गई। इस व्यक्ति की नदी में बहने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतलाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है। बताया गया कि 10 अगस्त को अमृतलाल अपनी पत्नी के साथ खेत गया था। 12 बजे अमृतलाल की पत्नी घर आ गई थी और अमृतलाल खेत में ही था। शाम को अमृतलाल घर नहीं पहुंचा। परिजनों के द्वारा गांव मोहल्ले में काफ़ी खोजबीन की गई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया। 11 अगस्त को सुबह 6 बजे ग्राम परसवाड़ा और बोरी के बीच बहने वाली घिसर्री नदी किनारे एक व्यक्ति का शव देखा गया, जिसकी पहचान अमृतलाल 5 ग्राम कटंगी निवासी के रूप में की गई। कपूरचंद दांद्रे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ग्रामीण थाना से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई कि अमृतलाल खेत के समीप घिसर्री नदी में शौच के दौरान फिसल गया होगा, जिसकी नदी में बहने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर के समीप स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल अमोली के सामने नाली के स्थान पर अतिक्रमण कर पूर्व में दुकान का निर्माण किया गया, जिसके कारण मंदिर के आसपास और स्कूल के पानी की निकासी नहीं होने के कारण बजरंग मंदिर के सामने व रोड के ऊपर से गंदा बहता यह पानी रहता है, जिससे स्कूली बच्चों के साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने आने जाने वाले श्रद्धालु व राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बजरंग मंदिर में गत 1 माह से अखंड रामायण पाठ भी जारी है। उसके बावजूद भी नाली की साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है, जिससे मंदिर समिति के पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त था। 12 अगस्त को ग्राम पंचायत पांडरवानी व बजरंग मंदिर समिति के द्वारा संयुक्त रूप से बजरंग मंदिर व स्कूल के सामने स्थित चौक हो चुकी है नाली में साफ सफाई करवाई गई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत, परंतु जिस स्थान पर अतिक्रमण का दुकान बनाया गया है उक्त स्थान से नाली की सफाई नहीं हो पाई, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। और बजरंग मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 17 अगस्त तक नाली पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो 18 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार 1 माह से यहाँ पर 24 घंटे की अखंड रामायण चल रही थी। चूँकि ये जो स्कूल मंदिर के बाजू में है, इसका गंदा पानी रिवर्स होके मंदिर के ठीक गेट के सामने जाता था। हमने 2-3 बार यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की बात की, परंतु दुर्भाग्य है कि स्कूल के ठीक सामने एक दुकान है जो अतिक्रमण के दायरे में आती है। जब तक वो दुकान नहीं हटेगी तो पूरी नाली साफ नहीं होगी। हम शासन और प्रशासन और सरपंच जी से निवेदन करते हैं, क्योंकि ये काम उनका है। अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत का, सफाई करवाना ग्राम पंचायत का। सरपंच महोदय जी अगर हमारी भावनाओं को ध्यान में प्रशासन और शासन नहीं करेगा तो 18 तारीख से मैं बच्चों के साथ गांधी चौक पर एक आंदोलन का रूप देंगे, ताकि जो सोया हुआ प्रशासन है उसकी वो जागे। मलबा जो निकला हुआ है उस पर फिर वहाँ के लोगों का कहना ये था कि लंबे समय सफाई नहीं हो पाई है। नहीं, वो दूसरी जगह है। कन्याशाला के आगे एक मकान है, वहाँ पर जो है अपना किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण तोड़ो वाली बात आती है तो अतिक्रमण तोड़ने का काम तहसीलदार महोदय का है। ग्राम पंचायत का पत्र वहाँ पर जा चुका है। जब तक वहाँ अतिक्रमण हटेगा नहीं तो वो वाला सफाई होना मुश्किल है। तो सर अभी क्या विकल्प व्यवस्था की गई तो हम लोग सफाई कर दे रहे हैं जितनी जो ऊपर जितनी। गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में पूनम मेडिकल स्टोर्स में भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप रखे हैं, जहां इस मामले की सूचना मिलते ही सीएसपी अंजुल एंग मिश्र के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की एक टीम ने पूनम मेडिकल स्टोर्स के पहुंचकर नशीले कफ सिरप की दवाओं की जांच की, जहां पुलिस टीम ने दस्तावेज और स्टॉक की जांच पड़ताल की। स्टॉक की जांच पड़ताल की। हालांकि पुलिस ने शिकायत के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि रजिस्टर्ड दुकान में नियमों के तहत संचालित नहीं किए जाने पर शिकायत पर जांच पड़ताल की गई है, जिसमें दुकान के कागजी दस्तावेज और दवाओं की पड़ताल की गई, जिसके आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। उनकी जाँच के बाद ही जो रिपोर्ट मिलेगी उस आधार पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में नशीली दवाओं के कारोबार के पिछले दिनों मामले उजागर हो चुके हैं। इसमें पूर्व नशीली दवा को बिना पर्ची के बेचे जाने के मामले में दवा व्यवसायी जेल की हवा खा चुके, तो अभी भी कई दवा व्यवसायी जेल में है।
दो व्यवसायी अब भी नशीले कफ सिरप मामले में फरार है। ऐसे में फिर दवा दुकान में पुलिस की जांच पड़ताल कई सवालों को जन्म देती है। भले ही पुलिस विभाग यह नहीं बता रहा है कि दवा दुकानों में जांच पड़ताल क्यों की गई थी, लेकिन पुलिस विभाग का ड्रग इंस्पेक्टर को जांच के लिए पत्र लिखा जाना मामले की गंभीरता को बयां करता है। बहरहाल ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में क्या निकलता है और पुलिस को किन किन दवा व्यवसायियों के नाम प्राप्त होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान सीएसपी अंजुला मिश्रा ने बताया कि एक शिकायत मिली थी कि दवा दुकान में नियम के विरुद्ध स्टॉक से ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप रखा हुआ है। शिकायत के आधार पर दवा दुकान में जांच पड़ताल की गई, दस्तावेज और दवाओं के चेक किया गया, जिसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। इसके बारे में वह हमें जानकारी देंगे। मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बैयर रोड आंवलाझरी मजार के पास दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल, जिनमें युवक लंकेश नगपुरे 22 वर्ष ग्राम खोंगाटोला थाना लालबर्रा और रोनित पिता अनिल तिवारी 24 वर्ष वार्ड नंबर 5 भरवेली निवासी है, दोनों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लंकेश नगपुरे ग्राम खोंगाटोला निवासी और आशीष रेलार धपेरा मोगांव निवासी दोनों बालाघाट में काम करते हैं। रोनित तिवारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो बालाघाट में कोचिंग क्लास जाते रहता है। बताया गया कि 12 अगस्त की शाम 6:30 बजे करीब लंकेश नगपुरे आशीष रेलार के साथ मोटरसाइकिल में भरवेली से बालाघाट की ओर आ रहे थे और रोनित बालाघाट कोचिंग से मोटरसाइकिल से अपने घर भरवेली जा रहा था। तभी बैयर आंवलाझरी मजार के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। तभी बैयर रोड और आंवलाझरी के पास मजार के पास ही दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में लंकेश नगपुरे और रोहित तिवारी दोनों ही घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही भरवेली से डायल 100 मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। दोनों युवक की हालत गंभीर बताई गई। जिले में लगातार बढ़ते जा रहे चोरी के इन मामलों के चलते जिले का क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच नगर के वार्ड नंबर 27 स्नेह नगर में किन्हीं अज्ञात चोरों ने एक सोने घर का फायदा उठाकर घर में रखे 50 से 60 हजार रुपए नकदी सहित 35 से 40 हजार कीमत के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए, जिसकी शिकायत मकान मालिक नागेंद्र पिता रामदास शर्मा ने कोतवाली पुलिस से की। जहां मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित नागेंद्र शर्मा बैनर फ्लैक्स बनाने का कार्य करते हैं, जिनकी धनराज कॉम्प्लेक्स में दुकान है, जो नगर के वार्ड नंबर 27 स्नेह नगर में अपनी पत्नी अंजू शर्मा के साथ रहते हैं, जबकि उनकी दोनों पुत्री बाहर ही मेडिकल की पढ़ाई करती है। बताया जा रहा है कि उनकी बड़ी बेटी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है, जिसे डिग्री लेने के लिए इंदौर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। राज्यपाल की मुख्य उपस्थिति में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने बच्चों के परिजनों को भी इंदौर बुलाया गया था, जहां दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए शर्मा दंपत्ति 9 अगस्त बुधवार को इंदौर गए थे। जब आज शनिवार को वे वापस अपने घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ पड़ा हुआ पाया गया और दरवाजा भी खुला था, जहां पर घर के भीतर प्रवेश करने पर उन्हें घर के कमरों का सामान बिखरा हुआ मिला और हाल ही में लगी खिड़की की ग्रिल टूटी हुई पाई गई, जिसे देख उन्हें चोरी का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत ही इस मामले की सूचना डायल 100 के माध्यम से पुलिस को दी। जहां मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड टीम और कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच की और परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। नगर में फिर हुई चोरी की इस वारदात पर पुलिस पेट्रोलिंग पर भी एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जिस जगह पर चोरी हुई वह रिहायशी इलाका है। हॉस्पिटल होने के चलते देर रात तक चहल पहल भी बनी रहती है। बावजूद इसके कि वहां भी चोरी की वारदात होने पर पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिस पर ऐतराज जताते हुए पीड़ित परिजनों ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने की भी मांग की है। सोने घर का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने शर्मा दंपति के यहाँ से सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी 55 से 60 हजार रुपये कुल मिलाकर 35 से 40 लाख रुपए के मौसूल के ऊपर हाथ साफ किया है। यहाँ पीड़ित दंपति की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये बुधवार के दिन सुबेरे का है ना। बुधवार के सुबेरे उनकी बेटी का MBBS में दीक्षांत समारोह था। राज्यपाल के हाथ से उनको मिलना था सर्टिफिकेट, डिग्री मिलना था, तो उसमें गए हुए थे। आज सुबेरे जब वो लौटे यहाँ पे तो दोनों ताले टूटे मिले और घर के अंदर में जो उनकी जो कुछ रुपए थे जो कम से कम 60-70 हज़ार के आसपास थे और सोना चांदी था उनका, ये चोरी हुआ है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 35 से 40 लाख के बीच में।
रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम मोहगांव खुर्द में 3 चोरों ने अपने गांव के दुर्गा प्रसाद मरठे के मकान को निशाना बनाते हुए अलमारी के लॉकर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किंतु चोरी करने के ठीक दूसरे दिन ही ग्रामीणों ने 3 युवकों को संदेह के आधार पर धर दबोच लिया और काफी धुनाई कर दी, जिसके बाद तीनों युवक ने चोरी करना मंजूर किया। वहीं चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरातों से उनकी निशानदेही पर जब्त किया गया। ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार मोहगांव खुर्द निवासी दुर्गा प्रसाद मरठे खेती किसानी करते हैं। इनके घर में सुधीर मरठे बिजली सुधारने के लिए आते रहता था। उसी दौरान उसने अलमारी की चाबी देख लिया था। 10 अगस्त को सुबह दुर्गा प्रसाद मरठे अपने परिवार के साथ खेत में काम करने चले गए। मौका पाकर सुधीर अपने साथी लखनलाल मरठे, घनश्याम मानेसर के साथ घर के पीछे से घर में घुसकर चाबी से अलमारी खोल दिया और लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नगदी पैसा लेकर भाग गए। उसी दिन अलमारी का दोनों पल्ले आपस में लगे होने के कारण दुर्गा प्रसाद को चोरी होने का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन शाम को जब घर के लोग खेत से वापस आए, दुर्गा प्रसाद की पत्नी सुमरन बाई ने मजदूरी का भुगतान करने के लिए जैसे ही अलमारी को खोला, तब उन्हें पता चला कि अलमारी से जेवरात व नकदी रुपए गायब है। तब उसने अपने घर वालों को चोरी होने के संबंध में बताया। गांव में जब चोरी होने की जानकारी लगी तो गांव के कुछ लोगों ने उक्त तीनों को घटना दिनांक को दुर्गा प्रसाद के घर के आसपास देखा था। संदेह के आधार पर जब तीनों को ग्रामीणों ने पकड़ा और अच्छी खासी मार पिटाई की, तब तीनों ने उक्त चोरी को करना मंजूर किया। गांव वालों ने तीनों चोरों को रामपाली थाने लेकर आए और उनके खिलाफ मामला कायम करवाया, जहां उक्त आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। तो वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें वाराणसी के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 देवटोला बड़ी नहर के पास शनिवार की सुबह उस समय लोगों का हुजूम लग गया जब उन्होंने बैयर मार्ग से महज 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति का शव देखा। सुबह करीब 6 बजे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मृतक की शिनाख्त वार्ड नंबर 13 गंगानगर निवासी कृष्णावतार पिता मदन लाल कोलते उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई, लेकिन मृतक के चेहरे पर लगे खून के कारण मामला संदेहास्पद लग रहा है। पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। मृतक की शिनाख्त वार्ड क्रमांक 13 गंगानगर निवासी कृष्णा अवतार पिता मदन लाल कोलते उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई, लेकिन मृतक के चेहरे पर लगे खून के कारण मामला संदेहास्पद लग रहा है। पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का संभावना यह जताई जा रही है कि अत्याधिक शराब के सेवन से लड़खड़ाकर गिरने व चोटिल होने से कृष्णा अवतार की मौत हो गई होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। सुबह पुलिस को नहर के पास शव होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस डायल 100 का बल मौके पर पहुंचा था। नगर पालिका को शव वाहन भेजने के लिए कहा, लेकिन सुबह 10 बजे तक शव वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया था। इस दौरान जैसे जैसे लोगों को शव होने की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वहां लोगों की भीड़ भी जुटती गई। 8 बजे तक शव अंधे मुंह पड़ा था, जिसके चेहरे पर दीमक लग चुकी थी। जब तक मामला हादसे में मौत होना लग रहा था, लेकिन पुलिस की मदद से शव को सीधा किया गया। तब शव के चेहरे पर लगा खून देखने के बाद मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी सहित एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना की। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जानकारी यहां मिली है कि कृष्णावतार कोलते अपनी पत्नी शारदाबाई और 20 वर्षीय पुत्र रवि के साथ शहर के जयस्तंभ चौक स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास जूस की दुकान लगाता था। स्वजनों के अनुसार कृष्णावतार शराब पीने का भी आदी था, जो शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद करने के बाद कृष्णावतार शराब पीने चला गया था, जो रात भर घर नहीं लौटा। स्वजनों ने रात में परिचित संपर्क कर कृष्णावतार के बारे में पूछताछ किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया था। देखिए, आज सुबह का घटनाक्रम है। सुबह सूचना मिली थी कि डेड बॉडी पड़ी है अज्ञात है, और मौके पर आके उसको देखा गया तो बॉडी की शिनाख्ती हो गई है। उसके परिवार वाले भी आ गए और मृतक कृष्णावतार पिता मोहन लाल कोलते के नाम से आइडेंटिफाई हुए हैं और ये जयस्तंभ चौक पे जूस की दुकान लगाते थे। और फिलहाल तो एफएसएल टीम को भी बुलवाया हमने और प्रथम दृष्टया ये ऐसा लग रहा है कि कहीं शराब के नशे में गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई यहीं पे। बट फिर भी हम लोग उसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और बाकी एफएसएल टीम भी आई है, आगे इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर, कब से गायब थे घर से, क्या बताया घर वालों? परिजनों से बात हुई है, मृतक की पत्नी और मृतक के पुत्र और रिश्तेदार हैं उनके, तो उनका कहना है कि 7:30 बजे के समथिंग उनको जयस्तंभ चौक पे छोड़ के कहीं शराब दुकान पे शराब पीने के लिए गए और उसके बाद वापस नहीं आए। तो उनने रात में जो कुछ परिचित हैं उनको फ़ोन लगा के पता भी किया, लेकिन कोई जानकारी मिली नहीं थी। सर, हत्या की आशंका लग रही है बॉडी देखने से कि फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या है कि ये दोनों
परिस्थिति है ऐसी है कि जो उल्टा पड़ा हुआ था उसके चेहरे में दीमक लगी हुई है और आगे पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। हत्या करने के लिए अपने घर की पाटन में फांसी लगा ली। समय रहते इस युवक को उसकी मां और बहन ने फांसी की रस्सी काट कर नीचे उतारा और जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। इस युवक दुर्गा प्रसाद पिता उमेश सोनवा ने 23 वर्ष ग्राम लिंगा निवासी की हालत गंभीर बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाद सोनवा ने मूर्ति बनाने का व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में मूर्ति बनाने का काम चालू है, जिसके परिवार में मां गौरीबाई, बहन संतोषी और छोटा भाई देवी प्रसाद है। पिता उमेश सोनवा ने हैदराबाद में काम करते हैं। बताया गया कि 3-4 दिन से दुर्गा प्रसाद की तबीयत खराब थी। 12 अगस्त दोपहर में दुर्गा प्रसाद का छोटा भाई देवी प्रसाद काम करने के लिए बालाघाट आ गया था। घर में दुर्गा प्रसाद और उसकी छोटी बहन संतोषी और मां गौरीबाई थी। 3 बजे करीब किसी बात को लेकर दुर्गा प्रसाद अपनी छोटी बहन संतोषी को मारपीट कर रहा था, जिससे उसकी मां ने बोली कि बहन को क्यों मारपीट कर रहा है, और दुर्गा प्रसाद को उसकी मां ने मजाक डांट फटकार लगा दी थी। गुस्से में आकर दुर्गा प्रसाद घर की पाटन के ऊपर चढ़ गया। मां ने सोचा कि दुर्गा प्रसाद मोबाइल के लिए ऊपर चढ़ा हुआ, किंतु कुछ देर बाद पाटन से 8 होने पर गौरीबाई अपनी बेटी संतोषी के साथ पाटन पर गई। पाटन में दुर्गा प्रसाद बल्ली में रस्सी बांधकर फांसी पर लटका हुआ था और झटपटा रहा था। गौरीबाई ने दुर्गा प्रसाद के पांव कंधे में उठाया और संतोषी ने रस्सी खोल दिया। दुर्गा प्रसाद को नीचे उतारा गया। दुर्गा प्रसाद बेहोश हो गया था। गौरीबाई व संतोषी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ गए, जिनके सहयोग से दुर्गा प्रसाद को पाटन से नीचे उतारा गया और तुरंत ही जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां दुर्गा प्रसाद की हालत गंभीर बताई गई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस महज 2 दिन दूर है। ऐसे में जहां एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और जगह जगह सर्चिंग अभियान चलाने की बात कही जा रही, तो वहीं दूसरी ओर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नक्सलवाद न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, बल्कि जहां भारी मात्रा में नक्सली गाँव का दौरा कर वहां अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जहां नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों को बलगरा कर उन्हें नक्सली विचारधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी बीच अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र लांजी के ग्राम पौनी में बीती रात नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहां नक्सली विचारधारा के बैनर्स बांधे हैं, तो वहीं ग्राम पौनी पहुंचकर जगह जगह नक्सली पर्चे फेंके गए, जिसकी पुष्टि स्वयं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा की गई। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली अपनी पैठ जमाए हुए हैं। आए दिन अपनी आमद दर्ज कराकर भय के माहौल को कायम रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। एक झलक शनिवार को लांजी के ग्राम पौनी में देखने को मिली, जहां कुछ अज्ञात नक्सलियों ने शुक्रवार की रात एक बार फिर पर्चे फेंककर बैनर बांधकर अपनी आमद और दहशत का माहौल निर्मित कर दिया। जहां कुछ सशस्त्र नक्सलियों ने बीती रात न सिर्फ ग्राम पौनी के मार्ग पर नक्सली बैनर बांधे, बल्कि गांव में प्रवेश कर जगह जगह नक्सली पर्चे भी फेंके हैं। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनी की बस्ती में एक बाड़ी में बंधे नक्सली बैनर पर्चे में केंद्र की मोदी सरकार के विरोध के साथ ही मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित घटना का विरोध भी दर्ज कराया गया। इस बैनर में मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मणिपुर की घटना का विरोध दर्ज कराया गया और केंद्र व मणिपुर सरकार को मनुवादी विचारधारा की सरकार बताया। जहां बैनर पोस्टर के अंत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही नक्सलियों की आमद और जगह जगह बैनर पर्चे फेंके जाने की खबर से अब नक्सली सर्चिंग अभियान पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन दिनों इन क्षेत्रों में सर्चिंग होती है तो निश्चित तौर पर नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। मतलब साफ है कि सर्चिंग सिर्फ कागजों में चल रही है। हालांकि पुलिस मानती है कि इसमें स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कृत्य नक्सलियों ने नहीं किया है, जिससे यह जांच का विषय है। यह हरकत नक्सलियों की है या नक्सलियों के नाम पर कोई ऐसा कह यह हरकत नक्सलियों की है या नक्सलियों के नाम पर ऐसा कोई कर रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पर्चे और बैनर मिलने की बात स्वीकारते हुए बताया कि बैनर पर्चे को जब्त कर जांच की जा रही है। वहीं पूरे क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देखते हुए वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जहां सघन चेकिंग अभियान प्रारंभ कर दिया है, तो वहीं होटल लॉज में रुके हुए लोगों के अलावा संदिग्धों की जानकारी जुटाने में भी जुट गई है। इस दौरान वाराणसी पुलिस स्टाफ भी सादे ड्रेस में भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात है। 13 अगस्त से इस सघन चेकिंग अभियान को और गति प्रदान की जाएगी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि 14 अगस्त से नगर सहित क्षेत्र की सीमा में विशेष नाकाबंदी रहेगी, ताकि राष्ट्रीय पर्व पर किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि संचालित न हो सके। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पुलिस के द्वारा निगरानी शुदा सामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र बनाकर रखी जाएगी।
वहीं पूर्व समय में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों से पूछताछ भी की जा रही है। राष्ट्र पर्व 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा शहर में आने जाने वाले समस्त रोडों पर समय समय पर चेकिंग लगाई जाकर चेकिंग पॉइंट लगाया जाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही थाना परिसर और आसपास भी सफाई व्यवस्था की जा रही है और आगामी समय में जैसे भी वरिष्ठ कार्यालय से जो आदेश प्राप्त होंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे होटलों की चेकिंग करना की कोई? हाँ, ये लगातार प्रक्रिया चलेगी आगामी त्यौहार तक 15 अगस्त तक। और अभी ऊपर से कोई विशेष आदेश नहीं आए सर? लगातार आदेश प्राप्त होते रहते हैं, उसी तारतम्य में कार्रवाई की जा रही है। सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्य तथा लोकसभा में किए गए बिल पास की भी जानकारी मीडिया को दी तथा आगामी चुनाव में दावेदारी को लेकर अपनी बात भी रखी। आपको बता दें कि सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लंबे अरसे से मीडिया से दूरी बनाई गई, किंतु चुनाव आते ही उन्हें अचानक से मीडिया की याद आ गई और उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। अपने कार्यकाल में किए गए कागजों में कार्य को उन्होंने मीडिया में बताया कि जबकि देखा जाए तो सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बालाघाट जिले को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा कार्य अभी तक जिले में नहीं दिख रहा है, बावजूद इसके कि उनके द्वारा कागजों में हुई घोषणा और कार्य को मीडिया से रूबरू कराया गया। वहीं दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि पार्टी उन्हें पुनः मौका देती है तो वह फिर चुनाव लड़ेंगे, किंतु अपने तरफ से वह दावेदारी नहीं रख रहे। मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में चल रहा है कि मणिपुर को आर्थिक रूप से चीन के द्वारा मदद की जा रही है, यह उनके द्वारा एक मीडिया की रिपोर्ट में पढ़ा गया है। इस कारण से भी बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा खुलकर नहीं कही जा रही है, किंतु उन सभी का जवाब भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी उनके द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में ली गई पत्रकार वार्ता में दी। आपने मुलाकात की तो बालाघाट जिले में जो गाड़ियां लेट लतीफी चल रही है, इस संदर्भ में आपने क्या रेल मंत्री जी को अवगत कराया? क्या चर्चा हुई? उसमें भी पता हो, उसमें भी चर्चा हुई, नई रेलगाड़ियों से भी संबंधित हुई। और ये जो हमारा लगातार प्रॉब्लम आ रहा है, उसका जो मूल कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी मेन ट्रैक की गाड़ियाँ हैं ये ओवर एग्जॉस्ट है। जैसे बिलासपुर से हमारी नागपुर है, 100 गाड़ी की पटरी का डिज़ाइन है, 140 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इसके कारण से हर गाड़ी 2-3 घंटे और इसीलिए सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ जो पैसा दिया, पहले कहाँ 40-45 हज़ार करोड़ का बजट होता था, 2,40,45 हज़ार करोड़ का बजट रेलवे का। तो नई रेलवे लाइन की चली तो थर्ड लाइन जैसी कंप्लीट जब तक नहीं होगी, ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं डे फर्स्ट से आपको कह रहा हूँ। दूसरा, ये हमारी सिंगल ट्रैक है, जाके कहाँ अटकते हैं हम? गोंदिया में। तो गोंदिया की समस्या क्या निकल के आई? RORB पहले छोटी लाइन का था, अब बड़ी लाइन का। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो RORB का काम चल रहा है। मैं डे फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, उसका सेंक्शन किया, उसमें काम चालू किया। वहाँ उनका अतिक्रमण नहीं हटा था, मैंने वहाँ के कलेक्टर से बात करके अतिक्रमण हटा के उसके काम की। और साल भर अभी कम से कम लगेगा जब तक RORB नहीं बनेगा। अब इसलिए फिर समस्या समझ में आएगी RORB के अतिरिक्त और क्या होगा। आने वाले समय में और गाड़ी चलेंगी तो आपका सेकंड लाइन भी आपका सेंक्शन हो गया, 5 करोड़ का आपका हुआ। आने वाले समय में 7 महीने के बाद जैसे इसका होगा 2-3 मैं रेलवे से विस्तार से पूरा बता दे रहा हूँ, समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं पूछ रही। तो सेकंड लाइन का सर्वे भी आपका जारी हो गया, टेंडर लग गया है, 2-3 महीने के अंदर जल्दी करके वो आएगा। तो एक प्रतापगढ़, क्या प्रताप बाग गुदमा, ये भी सेंक्शन हो गया बाईपास वाला। तब जब बाईपास आएगी तो गोंदिया घुसना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी मालगाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियाँ या जो डायरेक्ट गाड़ी आनी जिसका गोंदिया नहीं आना है तो क्या मालगाड़ी बाहर से निकल के चली जाएगी। मालगाड़ी समझ पे चल रही है जी, समझ से आगे भी चल रही है। एक बात बता दूं, पहले हमारा 12 फ्रेड मालगाड़ी 1,00,000 मीट्रिक टन 1,000 मीट्रिक टन माल होती थी। आज हम 1.5 लाख मीट्रिक टन माल धो रहे हैं। तो ये माल किसका है? केवल अकेला कोयला ही नहीं, सारा है। कोयला नहीं जाएगा तो बिजली कैसे मिलेगी? इसलिए एक दूसरे से सब रिलेटेड है। विपक्ष का कहना है जी, जो लंबी रूट की जो ट्रेनें हैं वो बालाघाट को नहीं मिलती, आप सिवनी को दिला देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सिवनी का वो विपक्ष यही बोल रहा है कि आप सिवनी का इस कारण बालाघाट को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। करना पड़ेगा। फिर जैसे तुमसर कितना आता है, के बीच कितना आता है? 30 किलोमीटर का। फिर तुमसर के बाद 7 किलोमीटर है ना। इसलिए MPRDC की सड़क है, फिर आप मुझे कहना है। और फिर भी मैं हमेशा MPRDC का मुद्दा उठाता हूँ, क्योंकि मैं जब बैठक करता हूँ तो मेरे सामने मुद्दे आते हैं। 4 करोड़ रुपए दिलवाए,
पिछले 2 साल पहले 3 करोड़ दिलवाए थे पूरी सड़क को ठीक करने के लिए, जब तक, और इसलिए वो टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं। क्योंकि एमपीआरडीसी उसको 4 लाइन बना देता, एमपीआरडीसी 4 लाइन बनाने तैयार है, हम उसको रोक रहे हैं ऐसा मान के चलो, क्योंकि भारत सरकार का यदि बनेगा तो भारत सरकार हमको लॉन्ग लाइन काम आएगा। आदरणीय सांसद महोदय जी, आप तमाम तरह की उपलब्धियां, विपक्ष का ये आरोप है जी कि जो आप तमाम तरह की उपलब्धियां बता रहे हैं कि आपने काफी सारे कार्य किए हैं, तो क्या 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो आप निश्चित रूप से बीजेपी के दावेदार होंगे इस लोकसभा सीट से? मैंने कभी दावेदारी, मैंने 7 चुनाव लड़े पर मैंने कभी दावेदारी करी नहीं। आपने नहीं करी? कभी। तो क्या आगे भी नहीं करेंगे आप 2024 में? पार्टी तय करते, हम हमारा निर्णय स्वयं नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी का अनोखी पार्टी है। मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ, जब आप उपलब्धियां तमाम तरह की उपलब्धियां बता रहे हैं, जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे। अब मैंने 90 में भी दावेदारी नहीं करी, 93 में नहीं करी, 98 में नहीं करी, 2003 में नहीं करी, 2008 में नहीं करी, 2013 में नहीं करी, 2019 में नहीं करी। जी, आपको याद होगा, यदि आपने देखा होगा कि 2009 में भी मेरा नाम डाल सिंह सर सांसद बालाघाट के लिए टिकट की घोषणा हुई थी, पार्टी चलने लगी। आपने कहा टिकट, मैंने कभी उसकी आपत्ति नहीं करी। हम तो कार्यकर्ता है, काम करते हैं, पार्टी जो दायित्व देती है उसको पूरा। आपने कहा कि पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है, तो सौंपेगी। आपके जो कार्य है, जो आप बता रहे हैं कि उपलब्धियां हैं, तो आपको देगी जिम्मेदारी, ऐसा मानते हैं? पार्टी चलना चाहिए, हमारे यहाँ पर पार्टी तय करती है, भविष्य हमारा, हम है भाजपा, मान के चलना चाहिए भाजपा और भगवान। भाव जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए जो जिम्मेदारी देती है काम करते हैं, और देगी तो निश्चित का। एक सवाल विपक्ष का कहना है कि उद्योगों की स्थापना के लिए भाजपा सरकार। शंकरशाह पटेल शासकीय महाविद्यालय वाराणसी से LLB संकाय पास आउट कर चुके छात्र छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य व SDM को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय के विधि छात्रों का मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग की है। ज्ञापन में छात्र छात्राओं ने बताया कि वे सभी शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय वाराणसी के नियमित विधि छात्र हैं। उनके द्वारा सत्र 2022 में विधि स्नातक उत्तीर्ण कर लिया गया, किंतु वर्तमान में 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त संस्था के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली की सूची में आपके महाविद्यालय का नाम नहीं होने की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में उनके द्वारा प्राचार्य शासकीय शंकरशाह पटेल महाविद्यालय को अवगत कराया, किंतु महाविद्यालय के द्वारा उन्हें आज तक केवल आश्वासन दिया जाता रहा है। वहीं काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी कार्रवाई प्रचलन में है, जबकि वे सत्र 2022 के उत्तीर्ण विधि के छात्र छात्राएं हैं और बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन न होने से वे अपना विधि संकाय सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। इसलिए उनकी मांग है कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में निर्णय लेते हुए उनका रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग जबलपुर में करवाया जाए। और किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है? बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिविल जज के लिए भी अप्लाई करना है तो 3 साल की प्रैक्टिस मांग रही है, तो फिर कैसे कर लेंगे हम? रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, कितने बार बोल चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, चर्चा किया तो वो बोल रहे करेंगे, और प्रोसेस कब से चालू है, कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? प्रोसेस होना चाहिए जल्दी, नहीं तो हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। LLB पास आउट हुए हमें 1 साल हो गया है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक ये कॉलेज की तरफ से कोई प्रोसेस नहीं की गई है और ना ही कर रहे हैं वो किसी बात से, और 1 साल हमें हो गया है, ना ही हम विधिक व्यवसाय कर पा रहे हैं उस चक्कर में, और ना ही कोई कार्य कर पा रहे हैं। उन्होंने बार काउंसिल की अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है दिल्ली में, है ना, इस कारण से हम अपना रजिस्ट्रेशन जबलपुर में नहीं करवा पा रहे हैं। क्या समस्या हो रही है अभी? समस्या ये है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं बार काउंसिल में, तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कि कॉलेज ने जो BCI की फीस है वो पे नहीं किया बोल रहे हैं, तो समस्या आ रही है। और कॉलेज में लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो कॉलेज बोल रहा है कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इतना हमारी हो रही है ना, सीनियरिटी हमारी ऐसे ही चली गई है। AIB 17 नहीं दे पाए हम, AIB 18 फिर से आ जाएगी, शायद इसमें भी नहीं बैठ पाएंगे, फिर से हमारा सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। क्या कारण है नहीं हो पा रहा है आपका अपने काउंसलिंग में अपने रजिस्ट्रेशन में? बोल रहे हैं कि आपकी जो फीस जाती है कॉलेज की वो नहीं पे किया है कॉलेज वालों ने, इस वजह से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। आज LLB के कुछ पास आउट छात्र आए थे और उनका जो है स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को उन्होंने हमारे सामने रखा
और इसके लिए महाविद्यालय जो है काफ़ी समय से स्टेट बार काउंसिल जबलपुर और BCI दिल्ली से पत्राचार कर रहा है और उनकी समस्या हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो माता इसमें बीच में कोई विषय आ रहा था कि 6 वर्ष का कुछ रुका हुआ पेमेंट है, तो उसके लिए कोई अपने रिमाइंडर जारी नहीं हुआ है क्या? इसके लिए BCI दिल्ली से अनुरोध पत्र भेजा गया था कि हमको कितना पैसा महाविद्यालय से वहाँ पेड करना है, कृपया इसकी जानकारी दें। तो इसके एवज में उनने जो है महाविद्यालय का वर्चुअल इंस्पेक्शन किया और उसके बाद में मीटिंग में इन सारी बातों को रखा है और मीटिंग के बाद जो है वो हमको महाविद्यालय को बताने वाले हैं कि कितना पैसा उनको पेड करना है महाविद्यालय को दिल्ली में। मतलब